आज हमारा फंडामेंट्स ऑफ नर्सिंग का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट हाफ हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं और आज हम सेकंड हाफ कवर करेंगे। द वुमेन इन मुगल वर वेट नर्सेज टू प्रिंस एंड प्रिंसेसेस। जो मुगल थे, जो उनका पीरियड था, उस दौरान जो ख़वातीन थी वो वेट नर्सेज के तौर पे जो है वो रखते थे प्रिंस एंड प्रिंसेसेस के लिए। इसका क्या मतलब है? वेट नर्सेज आर दोज नर्सेज विच फीड्स द चिल्ड्रन ऑफ द अदर्स, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी वो उन्हें, विद द टाइटल रॉयल नर्स, और उन्हें टाइटल रॉयल नर्स का दिया जाता था, अंगा और महम अंगा। These women were usually represented prominently in the Mughal sources providing care to magnificent children। ये मुग़ल पीरियड में आम तौर पे इनका बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है और ये मतलब बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं उनके मैग्निफिसेंट चिल्ड्रंस को केयर प्रोवाइड करते हुए। Mughal imperial family have to rely on the services of vet nurses with an open mind and with warmth। जो imperial family, जो royal family होती थी, वो बिल्कुल नर्सिस की जो है इन नर्सेज़ के ऊपर डिपेंड करती थी टोटली, कि वो ही इनके चिल्ड्रन को केयर प्रोवाइड करें, उनका ख्याल रखें, उनकी देखभाल वो जैसे भी करती थी। ये टोटली उन पर एक ओपन माइंड के साथ, एक खुले दिमाग के साथ और एक काल माइंडेड पर्सन की तरह जो है ये उन पर रिलाई करते थे और उनकी प्रैक्टिस को कभी भी जज नहीं थे करते। दे नेवर जज देयर प्रैक्टिस। मुगल हिस्ट्री राइटर्स रोट दैट वेट नर्सेज शुड बी पीएस वुमेन, क्योंकि उन्होंने बच्चों को ट्रीट करना होता था, इसलिए वो कहते थे कि वो एक बाकिरदार अच्छी ख़वातीन होनी चाहिए जो कि हम वेट नर्सेज के तौर पे हायर करें। अबुल फजल इन हिज अकबरनामा एक्सप्लेन दैट बिफोर सिलेक्शन ऑफ वेट नर्सेज दे हैव टू बी इवन टेम्पर्ड स्पिरिचुअल माइंडेड। उन्होंने अपनी किताब अकबरनामा में लिखा था कि जो वेट नर्सेज हैं इनकी सिलेक्शन इस बेस पे करनी चाहिए कि वो इवन टेम्पर्ड हों और वो स्पिरिचुअल माइंडेड हों। यानी कि उन्होंने इसकी सिलेक्शन का एक स्केल रखा। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें इनमें होनी चाहिए। इवन टेम्पर्ड यानी कि जिसे जल्दी गुस्सा ना आता हो, उसे बैलेंस बिटवीन द सिचुएशन पता हो, वो अपने स्ट्रेस को कोप कर सकती हो, वो स्पिरिचुअल माइंडेड हो, यानी कि उसका एक रिलीजियस हो, उसका कनेक्शन गॉड के साथ अच्छा हो, जो वो बिलीव किया करते थे। उसके बाद नर्सिंग डिफाइंड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। नाइटिंगेल ने ये डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि पेशेंट की एनवायरनमेंट को ही यूटिलाइज़ किया जाए इन हिज रिकवरी। इसका क्या मतलब है? हम पेशेंट की एनवायरनमेंट को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? यानी कि पेशेंट का जो इर्द गिर्द का माहौल है वो साफ़ सुथरा हो, ताकि वो मज़ीद बीमार ना हो, मज़ीद सिक ना हो, मज़ीद उसको इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। उसकी अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, उसकी हाइजीन मेंटेन रखी जाए। उसके बाद जो मरीज़ को खाना, उसकी खुराक है, वो उसकी डाइट जो है वो उसकी सेहत के अकॉर्डिंग हो, उसको अच्छा साफ़ सुथरा खाना दिया जाए, उसको न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए। दूसरा ये हो गया, और फिर ये कि पेशेंट के जो इर्द गिर्द का माहौल है वो बहुत अच्छा हो, शोर वगैरह ना हो, जिससे पेशेंट इरिटेट हो, स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन में रहे। तो ये सारे फैक्टर्स जब होंगे, उसका माहौल अच्छा होगा, तो इस तरह हम उसके इन्वायरमेंट से ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने इसे ऐसे डिफ़ाइन किया: डायरेक्ट, गोल ओरिएंटेड एंड एडेप्टेबल टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, द फैमिली एंड कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस। उन्होंने कहा नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट, वाजे एट फर्स्ट स्टेप नर्सेज जो है वो डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती हैं। गोल ओरिएंटेड यानी प्रॉब्लम फोकस्ड। एक गोल है, एक प्रॉब्लम है, उसको ऊपर फोकस किया हुआ है, वो उसको ट्रीट करना हमारा गोल है। यानी इसमें गोल सेट किया जाता है कि ये है, ये मसला है और इसको ट्रीट करना है, इसको क्योर करना है और इसके जो है आउटकम्स हमने अच्छे रिसीव करने हैं। एंड अडेप्टेबल टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि अगर हम पेशेंट की कंडीशन देख रहे हैं, अगर उसमें बेहतरी नहीं आ रही तो अडेप्टेबल है ये, यानी कि हम इसके अंदर और भी स्टेप्स ले सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं जो कि पेशेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग होगा, ताकि पेशेंट जो है वो क्विक रिकवरी शो करे। यानी इसके अंदर चेंजेस भी जो हैं वो हम डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से है डायरेक्ट, गोल ओरिएंटेड एंड अडेप्टेबल टू द इंडिविजुअल, द फैमिली एंड कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस, जिसे भी हम ट्रीट कर रहे हैं उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग। अब वर्जीनिया हैंडरसन ने इसको कैसे डिफ़ाइन किया? उन्होंने कहा द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल। अब इन्होंने कहा जो यूनिक फंक्शन है ना नर्स का, बेसिकली वो यही है कि वो असिस्ट करे इंडिविजुअल को, चाहे वो सिक है या वेल है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी। नर्सिस ने क्या करना होता है? केयर प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को, ताकि वो अपनी हेल्थ उसकी बेहतर हो सके और वो रिकवरी की तरफ जा सके। उन तमाम एक्टिविटीज़ का नर्सिस ने इंश्योर करवाना होता है कि वो पेशेंट कर रहा है, पेशेंट से करवाई जा रही है, यानी उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर एक्सरसाइज वगैरह है
तो वो करवाई जा रही है जो कि उसकी कंट्रीब्यूट करती हैं हेल्थ और फास्ट रिकवरी को. Or to peaceful death that he would performed unaided if he had the necessary strength, will or knowledge. नर्सिस ने तमाम उन चीज़ों में असिस्ट करना होता है पेशेंट को कि अगर वो सही होता, वो हेल्दी होता, तो वो उसे उन चीज़ों की परफॉर्मेंस में उसे किसी की ज़रूरत ना होती, वो अनएडेड भी परफॉर्म कर सकता. पीसफुल डेथ का ये मतलब है कि पेन फ्री करना पेशेंट को, कि कभी पेशेंट की बहुत ऐसी हालत होती है कि वो एक बहुत पेनफुल डेथ में जा रहा होता है, तो पीसफुल डेथ की तरफ भी लेके जाना नर्सिस की जिम्मेदारी होती है. Definition of nursing by WHO, World Health Organization. This is the most important question of this chapter. Nurses encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages. Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, group and communities. इसका क्या मतलब है? Nursing encompasses nursing includes autonomous, direct, एक खुद मुख्तार एंड कोलैबोरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि दूसरों के साथ, दूसरी हेल्थ केयर टीम्स के साथ मिलके एक कोलैबोरेटिव केयर इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करती है, ऑल एजेस के, फैमिलीज़ को, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ को, सिक और वेल एंड इन ऑल सेटिंग्स, चाहे वो बीमार हैं या सही हैं, एंड इन ऑल सेटिंग्स, हर किस्म के माहौल में, हर किस्म की जगह पे. यानी नर्सेज जो हैं वो विजिट्स भी करने जाती हैं घरों में, हॉस्पिटल में भी देती हैं वो केयर, कम्युनिटी में भी वो केयर देती हैं. तो इस तरह अब जो पेशेंट सिक हैं हम उनको कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं, और जो वेल हैं उनको कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं. इट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ को प्रमोट करना अमंग वेल पीपल, ठीक है, और जो सिक हैं उनमें भी प्रमोशन ऑफ हेल्थ बाय देयर ट्रीटमेंट, द प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, वेल जो लोग होते हैं उनके अंदर इलनेस को प्रिवेंट करना ताकि वो ना बीमार हो जाएं, उनको ऐसे मेयर्स बताना, उनको ऐसी चीज़ें बताना कि जिससे वो जो है इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड द केयर ऑफ इल, और केयर प्रोवाइड करती हैं बीमार लोगों को, सिक पीपल को, डिसेबल को एंड डाइंग पीपल को. तो ये डेफिनेशन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये तो हम सबको पता है अब जो स्टार्ट हो रहे हैं. नर्सिंग एजुकेशन इज़ डिज़ाइन टू गाइड स्टूडेंट इनटू हाई लेवल नर्सिंग एजुकेशन कैरियर्स टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज़. वक्त के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव आता है और वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाती है. उसी तरह नर्सिंग जो है ये डिप्लोमा से शुरू हुई थी और अब इसमें मास्टर्स भी आ गया है, डॉक्टरल प्रोग्राम भी आ गया, और इस तरह इतनी तरक्की कर लिया है. ये बेसिकली डिज़ाइन ही इसलिए की गई थी कि स्टूडेंट्स को जो है वो अब हाई लेवल एजुकेशन की तरफ लाया जाए ताकि वो अपना करियर इम्प्रूव कर सकें, वो इसके अंदर ज़्यादा जो है वो नाम पैदा कर सकें. अब नर्सिंग में रिसर्चेस भी होती हैं, अब थ्योरीज़ भी बनती हैं, तो इस तरह इस शोबे ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली. और स्टडी की फील्ड में देखा जाए एजुकेशनल प्रोग्राम्स में इसका कितना स्कोप है कि नर्सिंग असिस्टेंट्स भी हैं, दीज प्ले देयर रोल एज ए असिस्टेंट ऑफ नर्सेज. Nursing assistant also go by the title of nursing aides or CNAs, certified nursing assistant. लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स भी हैं, रजिस्टर्ड नर्स भी हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं. बैकलरेट डिग्री प्रोग्राम्स लीड टू लाइसेंश्योर एज एन RN, BSN जो अब स्टार्ट हो रहा है, जो अब स्टूडेंट्स कर रहे हैं. मास्टर्स प्रोग्राम इन नर्सिंग, MSN, डॉक्टरल प्रोग्राम्स. हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान, अगर स्टार्ट देखा जाए तो स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि एडवांसमेंट आ गई है, बहुत ज़्यादा इसने ग्रो कर लिया. 1947 to 1955 देखा जाए, देवर ओनली 3 स्कूल्स ऑफ नर्सिंग विद डिप्लोमा नर्सिंग प्रोग्राम एंड डिप्लोमा इन मिडवाइफरी. यानी कि मिडवाइफरी कितना इसका कोई अभी इसका स्कोप नहीं था, इसकी तरफ लोगों का रुझान नहीं था, सिर्फ 3 स्कूल्स थे और जाहिर है कि वो बहुत सारे लोगों को तो ट्रेन नहीं कर सकते होंगे, इसलिए नर्सिंग की तादाद भी कम थी. और फिर इसकी जो थी उस वक़्त इसका इतना नॉलेज भी नहीं था लोगों को, और एजुकेशन भी इसकी जो है इतनी बेटर नहीं थी, इतनी वास्ट नहीं थी. 4 एडिशनल स्कूल ऑफ नर्सिंग वर इस्टेब्लिश्ड, उसी दौर के दौरान 4 मज़ीद स्कूल बनाए गए. उनका कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस नहीं था और बुक्स भी नहीं थी कोई ख़ास तौर पे सिलेक्ट की गई, बस नर्सिंग थी, प्रैक्टिस थी. इसको एक प्रैक्टिकली काम के तौर पे दिखाया जाता था, करवाया जाता था, और स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत इसका जो है बेसिक नॉलेज दिया जाता था. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. 1956 से 97 में फिर इसके अंदर जो है एडवांसमेंट आना शुरू हुई. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा साइकेट्री में, पीडियाट्रिक्स में और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट हुई. डिग्रीज ऑफ पोस्ट आर एंड स्टार्टेड, करिकुलम डिज़ाइंड,
यानी कि पोस्ट RN जो अब पोस्ट रजिस्टर्ड नर्सेज जो पोस्ट RN कर रही हैं वो भी ये तभी स्टार्ट हुआ था। करिकुलम बाकायदा डिज़ाइन किया गया कि ये इनका सिलेबस है, ये इन्हें पढ़ाया जाएगा ताकि वो डिफरेंट उनकी स्किल्स इम्प्रूव हो, उनको नॉलेज हो अबाउट द ह्यूमन बॉडी और जो भी स्किल्स परफॉर्म करते हैं हॉस्पिटल में। रिसर्च वर्क इन नर्सिंग स्टार्टेड, ये वो ईयर्स थे जिनमें नर्सिंग में रिसर्च भी शुरू हुई थी। उसके बाद 1997 से 2002 तक देखा जाए तो BSN स्टार्ट हुआ था तब, और उसके बाद एडवांस टीचिंग मेथड्स वर चूज़न। ये वो दौर था जिसमें एडवांस टीचिंग मेथड्स जो हैं वो चूज़ किए गए थे टीच करने के लिए, ताकि एडवांसमेंट आए इस फील्ड में, इसमें नॉलेज इन्हेंस किया जाए स्टूडेंट्स का ताकि वो अपना बेहतर करियर बना सकें और इस फील्ड को भी जो है वो बेहतर बना सकें। ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम वर डिज़ाइंड, इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड जो है वो करिकुलम डिज़ाइन किया गया कि ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, और उसके अंदर सब जो है अहम चीज़ें ऐड थी, सब्जेक्ट्स ऐड थे जो कि मेडिकल रिलेटेड हैं। रिसर्च वर्क वाज फुली इस्टेब्लिश्ड, ये वो दौर था जिसमें रिसर्च वर्क जो था वो फुली इस्टेब्लिश्ड हो गया था, मतलब ये आम चीज़ बन गई थी, नर्सिंग में रिसर्च जो है वो शुरू हो गई हुई थी। उसके बाद बिल्कुल लास्ट पे 2004 से आज तक मैनी स्कूल्स ऑफ नर्सिंग एंड कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग आर इस्टेब्लिश्ड। अब बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जो कि इस पे तालीम दे रहे हैं। मास्टर एंड डॉक्टरेट डिग्रीज आर स्टार्टेड अक्रॉस द कंट्री, मास्टर MSN और डॉक्टरेट डिग्रीज जो हैं अक्रॉस द कंट्री अब वो स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में इसकी तालीम दी जा रही है। HEC एंड PNC इस्टेब्लिश्ड प्रॉपर करिकुलम फॉर नर्सेज, जो हम पढ़ते हैं वो HEC और PNC की तरफ से जो है वो इस्टेब्लिश्ड प्रॉपर करिकुलम है नर्सेज का। साइंटिफिक पब्लिकेशन इंक्रीज्ड, और अब साइंटिफिक तौर पर जो रिसर्चेज वगैरह होती हैं और वो पब्लिश होती हैं, ये सब कुछ अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये आम हो गया और लोग इसमें अब बहुत ज़्यादा स्टेप ले रहे हैं। अब आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइडलाइंस आपको शेयर कर दी जाएंगी, और कोई क्वेश्चंस हुए तो आप पूछ सकते हैं।